लोग परेशान यहाँ पे रहे, चाहे वो नोटबंदी का इशू हो, इस बात को लेके कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, आतंकवाद की खबर तोड़ेंगे। तब में और अब में आप क्या डिफरेंस आप देखो, लेकिन आप सत्यपाल मलिक के बयान का खुलासा उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सत्यपाल मलिक पहले चुप रहे, बाद में बोले, पुलवामा रुका जा सकता था। 66,000 के करीब इनके एटीएम यहाँ पे हो और 48 करोड़ से ज्यादा इनके भुगतान कुआरे लोगों के अब कंपेयर के लिए सारे खजाने बंद है। जम्मू मंदिरों का शहर जो था उसको शराब की दुकानों में तब्दील कर दिया। ये कौन पहले नहीं थी सर शराब? पहले कितनी आया? अब देखो 2014 के बाद हम राशन डिपो हर एक स्कूल को अपग्रेड किया, इन्होंने तो 3500 स्कूल बंद कर दिए। डोगरा कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका क्या विजन? डोगरा कल्चर करें, देखो कुर्ते पजामा पहने मूंछों को बांट दिया और डोगरा कल्चर सिर्फ सर अटायर से ज्यादा हमें जो ग्राउंड पे रियलिटीज पे भी कुछ जम्मू के टूरिस्ट प्लेसेस को भी उतना ही बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो अभी भी वही ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ। अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में यूथ जो है रोजगार सरकारी नौकरी में ढूंढता है। सोनम वांगचुक काफी बुलंदी से आवाज उठा रहे हैं। रजौरी पूंछ के बाद जो हालात है, हाल ही में 2 दिन पहले इलेक्शन चल रहे, शाहदरा शरीफ के बीच में गुंडर होता है। राजनीतिज्ञ हैं वो हमेशा मांग करते रहे हैं एक सेपरेट स्टेट जम्मू की। कहीं ना कहीं तो स्टैंड करो। लेट टू डिनर शेख अब्दुल्ला साहब ने दिया। दूसरे किसान विरोधी है कि किसान कितने मार गए 2022 के बाद, आमदन दोगुनी की कार्रवाई और बात बनाए, बिजली अफोर्डेबल बनाए लोगों के लिए, साथ में चोरी भी कैसे रोकी जाए। बिकॉज ये ब्लेम जो लगाया है उनको मैं आपको बता दूं, चोर मुचाए शोर, ये चोर मुचाए शोर ये अब भी करते। मैं समझता हूँ कि राजनाथ सिंह ने शब्द लेने के बाद पहले कहा था रोंगी खतरा। जुगल किशोर जी, आपके और ये भी ब्लेम लगता है कि आप उनका एक एक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं। अभी शेख शकील जी ने एक उनके जो नॉमिनी कैंसिल हो सकते थे, पीके पॉल जी ने वो कर दिया, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर चुप्पी क्यों साधा हुआ है? प्रतिद्वंदी है तो मैदान में लड़ रहे ना, उसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। उसके बाद वीडियो वायरल हुई है, शेख शकील साहब ने बड़ा खुलासा किया, तो इलेक्शन कमिश्नर चुप क्यों है? नेक्स्ट मैं एक नागरिक था, मैं टीवी में देख रहा था, शायद जम्मू कश्मीर में भी असेंबली की बात करेंगे। मिटाने से कुछ ने उनको इतिहास नहीं पता कि सरदार पटेल पहले मर गए थे या बाद में मरे। जो सरदार पटेल को बोलते थे प्राइम मिनिस्टर, पता तो उनको भी, उनको पता नहीं, लेकिन मोदी साहब की तकरीर है, आप देखो सर। जो प्रोफेसर एस के भल्ला वाला एक केस है, खसरा नंबर 781 वाला जो केस है, हुकूमत इनकी यूथ जो नशे में जा रहा है। नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। न मैं भीड़ हूं न मैं शोर हूं, न मैं भीड़ हूं न मैं शोर हूं, इसीलिए मैं कोई और हूं। कई रंग आए गए मगर, कई रंग आए गए मगर, कोई रंग मुझ पे चढ़ा नहीं। न मैं भीड़ हूं न मैं शोर हूं, मैं इसीलिए कोई और हूं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नवजोत सिंह एंड यू आर वाचिंग द नवजोत सिंह शो। इन दिस सीरीज ऑफ पॉडकास्ट्स हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसी शख्सियतों को जिन्होंने अपने काम से, अपनी उत्कृष्ट लीडरशिप से समाज में कुछ ऐसे काम किए हैं ताकि यूथ और पूरे समाज को एक इंस्पिरेशन मिले। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं टू द सिटी ऑफ टेम्पल्स, जम्मू, द लैंड विच इज नरिश्ड बाय द रिवर चेनाब एंड विच इज नोन बाय माता वैष्णो देवी एंड मेनी सच टेम्पल्स। इसी संदर्भ में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और आज हमारे समक्ष जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से श्री रमन भल्ला जी। सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू, शुक्रिया आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल सर। थैंक यू। सो सर, वैसे तो इलेक्शन हो रही है, पॉलिटिकल, आप पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल न्यूज़ से जुड़े रहे हैं, पर हम थोड़ा सा आज आपके व्यक्तित्व में जाना चाहेंगे कि समाज में आपको सब जानते हैं एज अ लीडर, एज अ मिनिस्टर, एज अ 2-time MLA ऑल्सो, बट वी वांट टू नो कि रमन भल्ला जी अपने बचपन में किस तरह के एक छात्र थे, आपकी फैमिली के बारे में, माता पिता, आप कहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं फॉर द ऑडियंस सर। हम जम्मू से बिलोंग करते हैं, लेकिन पिछले जो हमारे पूर्वज थे वो बिनावर के थे। आज जो इलाका पाकिस्तान के अंतर्गत यहाँ पे है और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रहे, और मैं बतौर छात्र नेता मेरी
शुरुआत सियासी कैरियर से यहाँ पे हुई 79 से, और हमने राजीव गांधी जी के साथ भी काम किया है। राइट। और काम करने के बाद उनसे प्रेरणा मिली, और नौजवानों के लिए जो उन्होंने किया कि नौजवान इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है और अपनी भूमिका निभा सकता है समाज की बेहतरी के लिए, राइट। उससे प्रेरणा मिली और हम अग्रेसिव रोल यहाँ पे कर पाए, छात्र नेता के तौर पे हो। और स्टूडेंट लाइफ में बेहतरीन हमने समय जो है वो छात्रों के बीच में गुजारा। 79 से 91 तक यूनिवर्सिटी में लदा विभागों में जाके हमने एडमिशन यहाँ पे ली, लॉ भी पूरी की और अच्छी डिवीजन से हमने वो मार्क्स हासिल यहाँ पे किए। और वो एक ग्राउंड बनी जब हम छात्र की आवाज़ को उठाते थे, उजागर करते थे, प्रशासन का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होता था और हम छात्रों के कई मसालों का समाधान कर पाते थे। वो शुरुआत थी जिसमें हमें एक रोल मिला और हमने NSUI के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे स्टेट में एक रोल अदा किया। राइट। और उसके बाद 81, 84, 5 के बाद हम यूथ कांग्रेस में सक्रिय हो गए, अर्बन वाइस प्रेसिडेंट का रोल अदा किया। ब्लॉक सतर से हम निकले, हमने सड़क की लड़ाई लड़ी है और वहाँ से होते होते हम पूरी स्टेट के जनरल सेक्रेटरी भी बने। और उसके बाद पार्टी ने हमें मौका दिया सिटी में चुनाव लड़ने का 1996 में, और वो चुनाव किसी ढंग से हम कुछ वोटों से रह गए क्योंकि वो इलाका हमारे एरिया में नहीं था, यहाँ के रहने वाले नहीं थे। और उसके बाद हमने जो चुनाव जीता पहली बार गांधीनगर राष्ट्रीय से 2002 में, वे 10,500 वोटों से कैबिनेट मिनिस्टर बोला गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ, आपने किसको हराया था? मेरे सरदार हरबंस सिंह जी मिनिस्टर थे। और उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भाजपा के हैं उसको हराया। डिप्टी चीफ कौन से सर? निर्मल सिंह जी को हराया, उसको हराया और जीत हासिल किया। जीत हमारी नहीं थी, जीत लोगों की थी जिन्होंने मेरे हक में वोट डाला और उनके हर एक चीज़ का विरोध किया जिस नीति को अपनाते थे। हमारी नीति भी साफ थी, नीयत भी साफ थी, इसलिए हम आगे बढ़ते चले गए। जी। और कई बार मौका मिला हमें, फिर पार्लियामेंट का चुनाव यहाँ पे हम लोग एक बार उतरे, काफ़ी अंत वोट लिया, 6 लाख के करीब हमने वोट। जी। लेकिन पोलराइजेशन थी, क्या वजूहत रही, वो चुनाव में हम रह गए। सर पॉलिटिक्स में हम आएंगे, पहले हम अपने आपके मतलब बचपन में जैसे पेरेंट्स के बारे में हम चाहते थे कि आप अपने पेरेंट्स का नाम वगैरह बताएं। फादर का नाम लेट श्री शिव कुमार बल्ला है जी, और वो मलेरिया अफसर यहाँ पे रहे हैं। ओके मेरी मदर हाउसवाइफ थी जी, श्रीमती शांता बल्ला जी। तो उसके बाद उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने सड़क की लड़ाई लड़ी। राइट। और आज जहाँ पर भी आज बतौर वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर कांग्रेस राइट। और आपके सामने उन्हीं के आशीर्वाद से MP का चुनाव जम्मू रियासी की सीट पे मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ। उनके आशीर्वाद से जी। हमें लगता है कि लोगों का जो समर्थन है, लोगों का जो जोश है, वो बदलाव के संकेत है और हम कामयाबी हासिल कर पाए उन्हीं के आशीर्वाद से, हमें लगता है ये है और यकीन है। सर आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई सर आपकी? मैं स्टार्टिंग में तो बचपन में लुथरा अकेडमी गांधीनगर में पढ़ा, फिर साइंस कॉलेज में पढ़ा और उसके बाद जम्मू साइंस कॉलेज में सर कौन से सब्जेक्ट? साइंस मेडिकल सब्जेक्ट था। 1977 के बाद 1977 के सन की बात में। हाँ, उसके बाद 81 तक मैं कॉलेज में रहा और 81 से लेकर 94 तक मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता रहा। कंप्लीट नहीं की, बीइंग लीडरशिप के किसी न किसी डिपार्टमेंट में हाईएस्ट ब्लड डोनर भी रहा हूँ। और उसी के बीच में मैंने राजेश पायलट को खून से तोड़ा। शायद एक मिसाल है कि जब मिलिटेंसी पीक में थी, कोई आदमी जम्मू कश्मीर में जितने नेता, कोई लंदन भाग गया, कहीं भाग गया, और उस वक्त तो राजेश पायलट जी इंटरनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर में सक्रिय थे और एक जवाब देने के लिए आतंकवाद को कि वो लोगों का खून लेते हैं, हम खून दे के लोगों की जान बचाते हैं। उस संदर्भ में स्वर्गीय राजीव गांधी के डेथ एनिवर्सरी पे हमने दशहरा ग्राउंड गांधीनगर में जन समूह के सामने राजेश पायलट को खून से तोड़ा। शायद हमारा सरमाया। सर आपने लॉ की भी पढ़ाई? मैंने लॉ वो कैसे, मतलब मेडिकल से आप लॉ की तरफ? फर्स्ट डिवीजन मेरी थी और मैं तो इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ लॉ पढ़ने का? लॉ वैसे को दिन को हम लीडरशिप करते थे, रात को पूरी जाके हम पढ़ते थे और अच्छे नंबर भी लिए। दूसरी बार फिर किसी सब्जेक्ट में एडमिशन ले ली यूनिवर्सिटी में रहने के लिए। कभी सोशल वर्कर बन के, कभी कल्चर का आर्टिस्ट बन के, कभी ये सोशल जो बुलंद दान दिया था उसके बेस पे मेरिट पे, और लगातार लोगों के साथ संपर्क रहा और वही हमारी ग्रोथ बनी
जिसमें हमारा काफ़ी वो बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया और लोगों के साथ संपर्क करते हुए डे टू डे एक्टिविटी, जो भी जन विरोधी नीति होती थी, छात्र विरोधी नीति होती थी, तो हम उसकी आवाज़ को अच्छे ढंग से बुलंद करते थे और ये शुरुआत हो गई हमारा एक कैरियर बनाने में। और आज हम फख्र महसूस करते हैं कि मैं उस तंजीम का सिपाही हूँ जिसने देश की खातिर बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों ने अपनी जानें निछावर कर दी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, स्वर्गीय राजीव गांधी हो, अगर सरदार भगत सिंह का जिक्र ना करे तो मैं समझ तो वो भी ठीक नहीं होगा। उनका भी बड़ा योगदान है कि देश की खातिर आज सेक्युलर फोर्सेस को मजबूत करने के लिए हम निकले हैं। हम निकले हैं जम्मू हिंदुस्तान में डॉक्टर अम्बेडकर साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की आपने बात की, तो देश में जो माहौल आजकल बना हुआ है, कई जगह पे ये बताया जाता है, एक वीडेम इंस्टीट्यूट है स्वीडन का, उसकी रिपोर्ट है कि इंडिया इज़ टर्निंग टुवर्ड्स अ सॉफ्ट ऑटोक्रेसी। तो आपको क्या लगता है कि देश में डेमोक्रेसी को खतरा है? देश में डेमोक्रेसी को खतरा है क्योंकि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है उनको बुलडोज किया जा रहा है। हम कई जगह देखते हैं, ख़ास तौर पर जब 2014 के चुनाव के बाद आज की बात करें तो कई ऐसे फैसले यहाँ पे हुए जिसमें लोग परेशान यहाँ पे रहे। चाहे वो नोटबंदी का इशू हो, जिस बात को लेके कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, आतंकवाद की खबर तोड़ेंगे। मिलिटेंसी मिलिटेंसी रजौरी पूंछ में अगर देखें डांगरी का कांड है, रजौरी पूंछ में कितने फौजी जवान शहादत देते हैं, मिलिटेंट नहीं पकड़ा जाता। सर आप भी सरकार में रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन तो तब में और अब में आप क्या डिफरेंस? आप देखो, तब भी था, हम लोगों के बीच में चलते थे, सरकार पीपल फ्रेंडली सरकार थी। जहाँ पे स्ट्राइक करना है वहाँ पे कौन रोकता है? फौज को कौन रोकता है? पुलिस को कौन रोकता है? लेकिन आप सत्यपाल मलिक के बयान का खुलासा उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिन्होंने कहा था कि सत्यपाल मलिक पहले चुप रहे, बाद में बोले, वो उनका काम था ना, चुप रहे, लोगों को गुमराह किया। लेकिन अब जब उन्होंने खुलासा कर दिया तो उसको भी अब अनदेखा नहीं कर सकते कि अगर मौके पे जहाज में मेरे को जहाज देते तो आज फौजियों की शहादत ना होती। और फौजियों की शहादत के बाद तो ये सरकार में आए। आज हम राहुल गांधी नफरत की दीवारें खड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ सड़क पे होते हैं कि हम नफरत की दीवारें गिरा दे, प्यार मोहब्बत की दुकानें खोले, मिलजुल के रहे। भाई आप मानते हैं पुलवामा रुका जा सकता था? बिल्कुल, ये मैं नहीं कहता, ये तो सत्यपाल मलिक 300 किलो आर्टिक्स पहुंचा कैसे, जांच अभी तक नहीं लोगों के सामने आई। लोग पूछना चाहते हैं कि आज आप लोग दावे करते थे, आपने 2000 नोट छापा, फिर खुद ही वापस कर लिया, क्या वजूहत है? आपने कहा था 100 दिन में अंदर काला दिन आएगा, हमारा सफ़ेद भी चला गया। आप 100 दिन को ला नहीं सके, नीरव मोदी को ला नहीं सके, चौकसी को ला नहीं सके, विजय माल्या को ला नहीं सके। पर सर कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब भी 2G स्कैम, CWG स्कैम, बहुत सारे स्कैम की बात तब होती रही। जनाब वो स्कैम तो इनके बनाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दी। कौन सा? बीजेपी भी वही कह रही है कि बीजेपी के स्कैम में आए ना। बीजेपी का कौन सा चीज़ है? आप बताओ, जहाँ पे कांग्रेस के टाइम में किसी को स्कैम में इन्वॉल्व होता था, कांग्रेस उसको मंत्री पद से हटा देती थी, क्लीन होता तो फिर देते थे। ये तो मानते नहीं है। जो इनके पास है कभी धमकी तो बड़ी देते हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला महाराष्ट्र में, फिर उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर पोस्ट भी देते हैं। आज हर जगह पे हम नहीं कहते, ये जो बॉन्ड आया इलेक्ट्रोल बॉन्ड SBI का, उसने भी काफ़ी पत्ते खोल दिए। अब वी पार्टी से भी आप चंदा लेते हो और छुपाते हो कितने। वो स्टेट बैंक वाले, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने संज्ञान लिया। अब 66,000 के करीब इनके ATM यहाँ पे हो और 48 करोड़ से ज़्यादा इनके भुगतान अकाउंट, जिनका अकाउंट है वो यहाँ पे हो, वो 2217 का रिकॉर्ड नहीं दे सकते। तो ये है संज्ञान। जब जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आपने बात उठाई, तो अक्सर ये जो इलेक्टोरल एनालिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट ये बात करते हैं कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की जाए, ताकि जो फंडिंग है प्राइवेट फंडिंग ना हो, स्टेट ही फंडिंग करे, ताकि सबको एक बैलेंस उसमें मिले और ये ट्रांसपेरेंसी आए। आप क्या मानते हैं इसमें? ये तो सरकार का, ये नेशनल लीडरशिप का फैसला है, वो किस ढंग से करे, और वो हमारे जो थिंक टैंक है वो इसमें विचार विमर्श करे। आपकी पार्टी का क्या विचार है? वो बात तो करे ना, जब वो बात करेंगे तो पार्टी उसको आपने पता खोलेगी। अब वो बात ही ना करेंगे, आपने इतने 1000 करोड़ का चंदा भी लेने, 20 वालों से चंदा भी लेने, तो बात तो कहीं ना है। हमारे लोगों के अब कंपेन के लिए सारे खजाने बांधना, तो चुनाव कैसे होगा? लेकिन चुनाव कर लड़ना है, हम जमहूरियत से भागते नहीं है, जमहूरियत के इख्तियार है। आप देखो जम्मू कश्मीर में कितना सहा है। अब 3 साल से ये भाजपा सरकार नहीं चला पाई, इनकी परफॉर्मेंस नहीं, और सरकार नहीं चलाने के बाद हमारे कारपोरेटर अभी तक बंद है। ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को बुलडोज किया गया है, पंचायतों के चुनाव अभी नहीं हो पाए।
स्टेट फूड कब मिलेगा सर? स्टेट फूड जो हमारी स्टेट का एक हक था कि हम लोग तो पूरी एक मुल्क हुआ करता था जम्मू कश्मीर, हमारी स्टेट का दर्जा छीना गया और जब तक स्टेट का दर्जा वापस नहीं आएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। और यही हमारा मुद्दा है कि अब चुनाव में हम जा रहे हैं कि हम पूरी तौर पर स्टेट, और हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मानी, उन्होंने निर्देश दिए कि फौरी तौर पर स्टेट फूड वापस देनी चाहिए। समय सीमा तय नहीं की, लेकिन उन्होंने इस इशू को माना कि स्टेट को तोड़ना वो इनके पास मैंडेट नहीं था, यूटी में बनाना इनके पास मैंडेट नहीं था। यूटी से सरकारें बनती हैं, आप स्टेट से यूटी बना दो, ये कहीं नहीं सुना। ये 370 को आप हटाने को सपोर्ट करते हैं आप? नहीं हम अब, क्योंकि ये मसला सब्जेक्ट ऐसा है, अगर कोर्ट में नहीं होता तो हम टिप्पणी करते। आज जो बड़े ढोल नगाड़ों से इनका स्वागत करते थे, आज जम्मू कश्मीर से हमारे सोर्सेज चले गए, हमारी रेत और बजरी हमारे लोकल लोग ट्रैक्टर ट्राली बेच के गुजारा करते थे, अब सारा माफिया रेत बजरी बाहर वाले कर दो। जम्मू मंदिरों का शहर जो था उसको शराब की दुकानों में तब्दील कर दिया। ये कौन पहले नहीं थी सर शराब? पहले कितनी थी? आज अब देखो 2014 के बाद हम राशन डिपो में राशन में चीनी और कैरोसिन ऑयल दिया करते थे, 8 रुपये किलो आटा दिया करते थे। 2014 के बाद कोई नया राशन डिपो। तो क्या आपने ये संदेश लोगों तक पहुंचा पाया? लोग इसीलिए तो लोग समर्थन कर रहे हैं, भाजपा का तो बड़ा साफ है, इसीलिए लोग समर्थन कर रहे हैं। कितनी सीटें देख रहे हैं आप इंडिया अलायंस? 6 की 6 इंडिया अलायंस की इस बार इंडिया ब्लॉक जो है 6 की 6 सीटें ऑल ओवर में नेशनल लेवल की नेशनल लेवल की बात नेशनल लेवल में करेंगे। मैं जेएल की बात करता हूँ, इंडिया ब्लॉक 6 की 6 सीटें जीतेगा और भाजपा वाले को भी संकेत होगा कि उन्होंने गुमराह हिंदुस्तान के लोगों को किया कि जम्मू कश्मीर का आप इनके दफा तोड़ने से बड़ा खुश है। तो अगर दफा तोड़ने से खुश है, आप चुनाव क्यों नहीं कराते, भागते क्यों? आप स्मार्ट मीटर के यहाँ के लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, और कैजुअल लेबर 10 साल प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है स्मार्ट मीटर के साथ, और कैजुअल लेबर जो है 10-15 साल हो गए, 20 साल हो गए उनको संघर्ष करते हुए। जायज़ डिमांड है, ये 10 साल फाइन हो गए सोए रहे। ये जम्मू कश्मीर की बुजुर्गों की पेंशन बंद करते हैं, ये जम्मू कश्मीर विधवाओं की पेंशन बंद करते हैं, और 12th पास करने के बाद बोलते हैं सेकंड ईयर में अगर एडमिशन लेनी है ये पार्ट फर्स्ट में, तो आप CUT के ये पंजाब में एग्ज़ाम देने के लिए जाओ। कश्मीर का एक बच्चा नहीं गया, जम्मू वाले चले गए। और आप बताओ, ये डिलिमिटेशन का हमारा मेंबर पार्लियामेंट था, रजौरी पूंछ को अंतराग के हवाले कर दिया। आपने जम्मू में ज़िले में जितने लोग थे, एक सीट आप लोग नहीं बढ़ा पाए, तो किसकी दावे पोल करते, किसकी पीठ तक दबाते हो? आज नरेगा की लाइबिलिटी गारंटी तो वो है ना जिसको सोनिया गांधी खड़ के सामने दिया, नरेगा की गारंटी। आप उसकी लाइबिलिटी नहीं क्लियर कर पाए। बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3, बैक टू विलेज 4, बैक टू विलेज 5, सारा टाइम फिक्स हो गया। आज अगर वहाँ पे ग्रांटें आ रही हैं तो वो नरेगा के तहत जो योजना थी उसके तहत आ रहे, तो 100 दिन का रोजगार वहाँ पे गारंटी था। अब इसको बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए हमें सब पर रोजगार की तो हालत सर बहुत खस्ता है। हालत खस्ता 18.3 में भाजपा ने जो दावे किए थे नौजवानों को रोजगार देने के लिए, 5 अगस्त 2019 में हम बड़े बड़े अंबार खोल देंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे। आज 2019 से 5 साल होने वाले हैं, एक भी इन्वेस्टर जम्मू। कांग्रेस के टाइम पे भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, तब भी कांग्रेस के टाइम में इतनी पोजीशन नहीं थी जो आज पोजीशन है। रिक्रूटमेंट स्कैम नहीं थे, आयुष्मान के स्कैम नहीं थे। आज सत्यपाल मलिक का मेरे को इतने करोड़ रुपए की घूस देने के लिए वो ऐसे सीजन नहीं थी, रिक्रूटमेंट स्कैम थे। हमने तालीमी इदारे बताए, हमने अपने वक्त में हर एक स्कूल को अपग्रेड किया। इन्होंने तो 3500 स्कूल बंद कर दिए। जब आप 3500 स्कूल बंद कर देंगे तो आप टीचर्स के कहाँ पे लोग जाए? स्कूलों की जहाँ तक बात ऐसे आपने की, हम दिल्ली में देखते हैं अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी अच्छा काम किया है उनकी सरकार ने। तो हमारे जम्मू कश्मीर के स्कूलों का, गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों का स्तर अभी भी निचला क्यों है? और ये सिर्फ इस सरकार पे ब्लेम नहीं जाता है, ये पिछले 70 साल में जितनी सरकारें हैं सब पे ब्लेम जाता है। हम 30 साल से प्रॉक्सीवार से जूझ रहे हैं। यहाँ पे रिफ्यूजी आए, लोगों ने जम्मू में गोले बार से इस्तेमाल किया, माइग्रेंट आए उनका इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर की स्थिति डिफरेंट है, ये रोज बम धमाकों की आवाज़ें सुनते हैं। लेकिन क्या फंड्स की कमी मानते हैं? हमारे टाइम पे फंड्स की कमी नहीं थी। मनमोहन सिंह जी आता है 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल खोलना ताकि RET टीचर लगे, 7 साल के वो पक्के होते थे। अगर कोई इंजीनियरिंग करके आया, अगर अनएम्प्लॉयड है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे कि वो इकट्ठे हो गए, कोई टेंडर ले ले काम करे। इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बंद कर दिया। तो वो जो दूसरे थे RET टीचर, वो स्कूल बंद कर दिया। RET टीचर का कहीं नहीं, कैजुअल लेबर का कहीं नहीं। आशा वर्कर्स आंदोलन बढ़ाने की बातें करते हैं, जोरदार मांग उठाते हैं, लेकिन 10 साल में उनको तरफ कोई नहीं। ये बताते हैं कि बहुत बड़े बटालियन खड़ी हो जाएंगी, एक भी बटालियन नहीं खड़ा कर पाए। जम्मू कश्मीर जैकलाई थी, उसके धज्जी उड़ा दी। आप बताओ, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में 12-15 भाषाओं को मान्यता है, तो डोगरी क्यों गायब है? पगड़ी तो यहाँ पे डोगरी डालते हैं, फिर डोगरे बोलते हैं। आप बताओ, जो हमारे प्रधानमंत्री
डोगरा कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका क्या विजन है? डोगरा कल्चर करें, देखो कुर्ते पजामा पहने मूंछों को बांट दिया और डोगरा कल्चर सिर्फ सर अटायर से ज्यादा हमें जो ग्राउंड पे रियलिटीज पे भी कुछ यार डोगरों को नहीं, हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिया ना, पहले सरकारों में नहीं था। अगर कश्मीर का आदमी स्टेट जेड में जाता था तो उनको हाइट जस्ट की रिलैक्सेशन दी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम में ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, अपने डोगरा सर्टिफिकेट दिया। फिर रिक्रूटमेंट के लिए फिर MHA के तहत उसकी रिलैक्सेशन हुई, अमेंडमेंट हुई, आज वो लोग नौकरी में जाते। आप बताओ रिफ्यूजी के लिए क्या किया? मनमोहन सिंह जी 25 लाख देना चाहते थे रिफ्यूजियों को वन टाइम सेटलमेंट, लेकिन 5 लाख और बढ़ा के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया रिफ्यूजी 2.5-3 लाख से ज़्यादा है तो इनको 30 लाख रुपये वन टाइम सेटलमेंट के तहत दे दो। भाजपा ने 5.5 लाख रुपए के बाद एक भी फाइन नहीं निकालनी पे इसको बाकी बैलेंस पेमेंट देंगे। क्यों नहीं देंगे? रिफ्यूजियों के साथ बद्दा मजाक किया है। रिफ्यूजियों के लिए सीट रिजर्व करनी चाहिए थी, 1 सीट रिजर्व करते हैं, 24 सीट रिजर्व मैक्सिमम करे। रिफ्यूजियों के साथ इंसाफ हो। आप ये माइनॉरिटीज़ को, सिख को कम्युनिटी हो, दूसरों को हिंदू माइनॉरिटीज़ कमीशन यहाँ पे लागू नहीं कर पाते हो, सरकार आपकी है। आप जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बनने की ज़रूरत थी कि ट्रेन कहाँ पर चलेंगी, अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर 10 साल में आप लोग नहीं बना पाए, आर्टिफिशियल लेक आप नहीं बना पाए। जम्मू का पोटेंशियल था कि जिससे रिलीजियस इमोशनल, लेकिन हम अगर आप बताओ सुबह में लेक आप नहीं डेवलप कर पाए, कनेक्टिविटी आप नहीं दे पाए। हम सोल्यूशंस की बात, सोल्यूशन क्या है? इनका तंग नजरिए का लोग है ये तो हम आपके विजन और हम उनको क्रिटिसाइज करने के साथ नहीं करेंगे। मैं जनरल लोगों की बात बता रहा हूँ ना, भाई जनरल बात लोग हमारे साथ क्यों चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। 10 साल में हमें इनसे कुछ मिला नहीं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर जम्मू कश्मीर में नहीं बना, हमें ड्रोन के अटैक देखने पड़ रहे हैं। ड्रोन के जरिए हथियार। वैष्णो देवी है हमारा श्राइन बोर्ड है जी, जो टूरिस्ट आता है वैष्णो देवी माता के दर्शन करने, तो वो जम्मू से आता है, दर्शन करके वो चला जाता है। उसको ऐसा आपकी सरकार बनती है जैसे या कांग्रेस पार्टी की विजन क्या है कि जम्मू के टूरिस्ट प्लेसेस को भी उतना ही बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन परमंडल है जिसमें भगवान राम के परमंडल है सर, जैसे किश्तवाड़ भद्रवाह, उसको कश्मीर की तरह हम क्यों नहीं प्रमोट कर पाए? बताना तो 25 MLA इनको भाजपा को दिए थे, MP बने थे, क्यों नहीं कर पाए? सर आपकी भी सरकार रही है पहले, तब भी हमारी सरकार थी तो हमने कितनी टूरिस्ट डेवलपमेंट हुआ है, 12-15 टूरिस्ट। लेकिन जैसे मेरे भी कुछ मित्र आते हैं तो उनको भी ऐसे होता है एक आदमी शिवखोड़ी में हमने डेवलपमेंट नहीं किया, सोंखा मोड़ में हमने लोगों ने डेवलपमेंट नहीं किया, और कुछ और कर रहे तो टाइम भी देखो। हम लोग 30 साल तो प्रॉक्सी वास्ते जूझते रहे हैं। वो आपको तो माजे कश्मीरी पॉइंट तो कोई रिहेबिलिटेशन, पर हर चीज पे हम वो एक्सक्यूज कैसे दे सकते हैं सर इसका कि प्रॉक्सी वार का वो तो रहेगा सोल्यूशन में। उसके साथ साथ हमने डेवलपमेंट भी दी, हमें रिहेबिलिटेशन देखो। अब जो कश्मीरी मोटरों को जड़की में ट्रांसजेंडर अकोमोडेशन बनाई, वेसू में बनाई, शेखपुरा में, बडगाम बनाई, 6000 नौकरी ताकि उनको लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिले। ये तो 6000 से 10 साल हो गए, एक पोस्ट नहीं आगे बढ़ा पाए। आप बताओ जम्मू शहर में गंडोला लगा तो भाजपा के लोग थे ना, मैं ही था मिनिस्टर उधर। आज गंडोला लग के लोग देखते हैं। आज महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा लगी है तो कांग्रेस के टाइम पे लगी ना, और महाराजा हरि सिंह की पार्क कभी में 4000 कनाल लैंड रिट्रीव की, तो महाराजा हरि सिंह की पार्क उस वक्त बनी जब रमन बल्ला भी कैबिनेट में मंत्री था। तो हर ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को दिखते यहाँ पे है। उसमें यहाँ पे अगर टूरिस्ट माता वैष्णो देवी से सीधा आपको ट्रेन पार जाएगी, चले जाएगा, तो जम्मू में कौन रुकेगा? जम्मू में होटल इंडस्ट्री तो रहनी चाहिए, तो रोकना चाहिए ना उसके लिए उसके रोकने नहीं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर इसलिए मैं कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल नहीं, 10 साल से ये नहीं बना हुआ, इनका थोड़ी है, वो तो हमारे लोगों का ना। शुरू से भी जो पहले भी सरकारें रही हैं पिछले 70 साल से भी, केंद्र की सरकार की अगर हम बात करें, उनका जो एजेंडा और जो प्रमोशन रही है हमेशा कश्मीर को रही है कि कश्मीर को एक टूरिस्ट सेंटर बनाया गया है, प्रमोट किया गया है। तो अभी भी वही ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। हो रहा है। G20 भी उन्होंने कश्मीर में कराया, जम्मू में क्यों नहीं कराया? वो तो भाजपा को सवाल पूछना, लोगों ने ताकत तो इनको दे दी ना। आप बताओ, मैं इनके नहीं बोलता, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। पल्ली में प्रोजेक्ट था, प्राइम मिनिस्टर ने भाषण किया, क्या करोड़ में वहाँ पे पोजीशन है, क्या सर? और प्राइम मिनिस्टर ये आनंद करते हैं, ये सिर्फ मुलाजमों को इकट्ठा करके भाषण देते हैं। ग्राउंड में पोजीशन कुछ नहीं है। ग्राउंड में जब किसी आदमी का चूल्हा न जले, आप कोरोना प्रताड़ित लोग उनको प्रॉपर मुआवजा न दे पाए, तो इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होगी? जम्मू कश्मीर में और तो सोर्सेज है नहीं, और इन्वेस्टर के तौर पे पूरी दुनिया में यह प्रशासन घूमता, लेकिन कोई प्राइवेट इन्वेस्टर जमीनें लेके। तो ये क्या प्रॉब्लम है? जैसे इन्होंने बात की थी, मतलब 370 हटाने के बाद की इन्वेस्टमेंट आएगी, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होगा। तो पहले से भी अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर में यूथ जो है रोजगार सरकारी नौकरी में ढूंढता है, और सरकारी नौकरी आपको पता है, मंत्रालय में रहे हैं कि सीमित है। तो हमें कुछ तो मिलता था,
एसपीओ रखते हैं, डेली वेजर। अब हमें एक ऑल्टरनेट फास्ट ट्रैक रूट प्राइवेट सेक्टर को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर को इन लागू ने लाना है ना। जब सब फैसिलिटी दे रहे हैं तो अभी तक आया क्यों नहीं? 2014 के बाद लोग इंतजार कर, 2019 के बाद 5 अगस्त 2019। आप एज एनालिस्ट आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ है? ये सरकार का है, इसको ये सरकार को देख रहे हो। जिस चीज़ को लिए इन्होंने दफा तोड़ी, जिस के लिए हमें यूटी में कन्वर्ट कर दिया, तो है का हमारी तो पहचान खत्म हो गई। हमें ये सोने के भी बन गया। हमें चाहिए स्टेट रूम, हमें चाहिए इमीडिएटली असेंबली के चुनाव, और लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट के लिए जम्मू कश्मीर तैयार नहीं है, उसमें गवर्नर की फुल फ्लैज पोस्ट हो। ये जम्मू कश्मीर है, और ये जम्मू कश्मीर ये सेंसिटिव एरिया है। ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ना, भाजपा वाले ये सत्ताधारी उसको मत में, ये चारों तरफ से सीमावर्ती क्षेत्र जो है वो उसमें दूसरे अनासर लोग हैं, हमारे पड़ोसी जो है उनका अच्छे संबंध नहीं है, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दूसरे बॉर्डर है। ये वो बॉर्डर स्टेट है, इसमें लोगों को लद्दाख पड़ेगी। लद्दाख में आपने देखा सोनम वांगचुक काफ़ी बुलंदी से आवाज़ उठा रहे हैं, 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। पहले उन्होंने सरकार का समर्थन किया था 370 हटने पे कि हमें अलग यूटी मिल गई, लेकिन अभी वो भी यह आशंका जता रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री आ गई, उससे क्लाइमेट डिजास्टर हो सकता है, फ्लैश फ्लड हो सकता है। उधर चाइना बैठा है, इधर पाकिस्तान बैठा है। तो आपको नहीं लगता है कि एक संवेदनशील हमारा जो राज्य पहले रहा है, और लद्दाख की यूटी है वो भी बहुत संवेदनशील है, तो उसको हम थोड़ी संवेदना से नहीं? सब जो लोग चाहते हैं कि हमारे वहाँ पे लेजिस्लेटर हो, लद्दाख वाले तो ये डिमांड करते हैं, वो 2 सीटें भी मांग कर रहे हैं। 2 सीटें की मांग, लेकिन हमारा तो फुल फ्लैज स्टेट था ना, हमारा कसूर क्या है? आप हमारी रियासत को तोड़ते हो, और वो लोग जो पाकिस्तान के साथ, जो आप फौजियों के साथ बगैर वर्दी के काम करने के साथ कंधा बनाते हुए उनका मुकाबला यहाँ पे कर रहे हैं। ये लोग भी तो अपन पसंदीदा है ना। ये लोग आज कहाँ पे ये हालात यहाँ पे बना दिए कि मैं समझता हूँ ड्रोन में पहली बार अटैक हुआ जम्मू एयरपोर्ट में, और वो नोटबंदी के बाद हुआ। ड्रोन जम्मू में अटैक कर गए, और ड्रोन के टनल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। ड्रोन के जरिए चाइना ड्राप कर रहा है, नशे की तस्करी सबसे बड़ी होगी, करोड़ों रुपए की, पहले तो नहीं आया करते थी। तो डबल इंजन का प्रशासन, जब आप लोकल लोग, जिन लोगों ने पुलिस में काम किया, जान हथेली लेके हालात को नॉर्मल यहाँ पे किया था, आज सारा डील हो गया सारा सिस्टम। आप रजौरी पूंछ के इशू देखिए, रजौरी पूंछ के बाद जो हालात है, हाल ही में 2 दिन पहले इलेक्शन चल रहे हैं, शाहदरा शरीफ के बीच में गुंडर होता है, तो क्या दर्शाते हैं, संकेत क्या है? इसलिए वो लोग जो है वो खुद फैसला यहाँ पे करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर को खास तौर पे न्यूट्रली देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ भाषण लचकीले नहीं चाहिए। 100 से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में आ गए। शायद दिल्ली में गर्मी थी, वो कश्मीर का लुत्फ लेना चाहते थे, लेकिन बदले में दे के क्या गए, कोई निशानी, कोई क्या छोड़ गए। 100 से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर आए हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में खजाने की लूट लेके हम बाहर से इन्वेस्टर लाए, एक भी इन्वेस्टर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर से लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। 40% हमने भी सांबा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बनाया स्वर्गीय राजीव गांधी के टाइम पे, लेकिन 40% 50% लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट थी। सर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ बदलाव की जरूरत, बदलाव देने की जरूरत है, पैकेज देने की जरूरत है। इंडस्ट्री सेक्टर हमारा बैठ गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमारा बैठ गया, टूरिज्म के लिहाज से जम्मू में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। होटल इंडस्ट्री के लोगों ने इतना लोन लिया है, अब हर जगह पे हर सेक्टर, जब लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, उनका चूल्हा नहीं जलेगा, तो बड़े बड़े भाषण कर दिया। आप समझते हैं सर जम्मू खिते के जो राजनीतिक हैं वो हमेशा मांग करते रहे हैं एक सेपरेट स्टेट जम्मू की? आप हमारा सेपरेट हमारा एक ही है, जम्मू कश्मीर, कश्मीर से करने वाली एक है जो पर सिस्टम। तो जो ऐसा बोलते हैं कि जम्मू एक अलग स्टेट, उनको क्या अपना अपनी थ्योरी होती है, अपनी थ्योरी पैनल के नीचे चुनाव भी लड़े, हार गए, कोई 300 वोट लेगा, 200 वोट लेगा। हम हिंदुस्तान को इकट्ठा देखना चाहते हैं, वो हमारी प्राथमिकता है। हमारे संविधान में भी सेकुलरिज्म की बात, भाईचारे की ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं, वो हमारा लक्ष्य है। आज हम अफोर्ड नहीं कर सकते फिरका परस्ती, बिल्कुल, और फिर महात्मा गांधी की सोच को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उस सोच में हम लगे हैं और मिलजुल के इस कार्यों को बढ़ाएंगे। हम लोग कभी चुनाव से भागते नहीं, डेमोक्रेसी को पनपने का मौका भी दिया जाए। आज डेमोक्रेसी खतरे में है। हमें लगता है जिस ढंग से कॉरपोरेशन के चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं हुए, ग्रास रूट लेवल का लोग जो है वो परेशान है, और इसी ढंग से पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाए। हमने 73rd 74th अमेंडमेंट भी जो स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना था उसको करवा के आज शेड्यूल कास्ट, आज ओबीसी, आज महिलाएं, चाहे पंचायत हो चाहे कॉरपोरेशन में, उनको नामजद करने के लिए सीटें रिजर्व है। तो ये सेरा कांग्रेस पे जाता है, और कांग्रेस ने जिस ढंग से स्मार्ट मीटर को लेकर ज़बरदस्त विरोध किया, लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन बिल लोगों के घर में इतने हज़ारों के आ रहे हैं, वो सारे डिप्रेशन में। सर मौजूदा सरकार देखिए, सोर्सेज हमारे
पानी हमारी, बिजली हमारे, और हमें महंगे करके थोपा जा रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं इसको रिव्यू करना चाहे, और कहीं ना कहीं सरकार ये भी ध्यान में रखे, जो सरकार के चाहते थे वो सारे हारने के बाद, ना वो पंच है ना सरपंच है, सरकारी बिल्डिंग में 5 साल से रह रहे, लाखों रुपया बिल उनका हो गया, लेकिन उनकी बिजली नहीं काटेंगे। एक गरीब आदमी का 10,000 से ज़्यादा बिल होगा, बिजली काट देंगे। तो ये इन चीज़ों के सिलसिले में लोगों में बड़ा गुस्सा है। आज देखो जहाँ कई लोगों ने ये भी एक सुझाव देते हैं, जैसे असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी है, तो जम्मू कश्मीर को भी कुछ ऑटोनॉमस काउंसिल्स दी जाएं, ऐसा कुछ आप? नहीं, ऑटोनॉमस काउंसिल बाद ही पहले अब जाइए स्टेट, और स्टेट हो गई, गवर्नमेंट होगा, फिर आप लोग जो यहाँ के चुनाव होंगे वो बैठ के फैसला करेंगे। ये थोपने वाली राजनीति जम्मू कश्मीर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड लूट है, टोल प्लाजा लगा है, गढ़वी साहब बोलते हैं भाई 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा नहीं होगा। भाई आपने 3 साल लोगों का ये खजाना लूटा, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या वापस देंगे? आपने रोशनी स्कीम के तहत लोग बिल बढ़ा था, गवर्नमेंट साहब ने रिजल्ट दी, लोगों के पैसे भी जम्मू में ले लिए, आपने रोशनी स्कीम को खारिज भी कर दिया, फिर लोगों के रोशनी स्कीम का काफी क्रिटिसिज्म होता है, उसमें क्रिटिसिज्म होता है। तो जो किसी ने कोई खराबी किया तो पकड़ो ना। आप पकड़ते भी नहीं हो, और लोगों ने जिन्होंने पैसे दिए पैसे भी वापस नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं तो स्टैंड करो। ये लैंड टू डिनर शेख अब्दुल्ला साहब ने दिया, दूसरे को उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ आज भी कई जगह पे मैं घूम के कांशसी में कनक दे रहे हैं कि कनक गरीब आदमी, कहाँ पे वो मोहर का इलाका, गुलाबगढ़ का इलाका, लेबर क्लास के लोग हैं, हिमाचल में मजदूरी करने जाते हैं, उनको राशन डिपो में चीनी तो है नहीं, कैरोसिन है नहीं, कनक देते हुए जाओ, कनक में स्वाद दो, खाना लो। ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये प्रशासन है। तो मैं समझता हूँ आपके जरिए भी अगर एलजी साहब देखते हैं तो उनको देखें ग्राउंड में क्या हो रहा है। ये हम ही लोग होते हैं जिन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया, हम ही लोग थे जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी कमीशन लाया। हेल्थ केयर के बारे में, हेल्थ केयर में एक छोटी सी बीमारी हो तो हमें बाहर जाना पड़ता है। आप बताओ, एम्स अगर मिला तो 3 दिन सिविल सोसाइटी के लोगों ने बंद रखा। ये क्रेडिट तो सिविल सोसाइटी के लोगों को जाता है। अभी तक वो ओपीडी नहीं खोल पाए, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन दिया, ओपीडी का नाम निशान नहीं। यार कोई इंस्टीट्यूशन की गरिमा तो रखो। आप मनमोहन सिंह की ट्रेनें दौड़ाई हुई, उसका फीता काटते हो। ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी की देन थी कि महाराजा प्रताप सिंह के साथ जो ट्रेन थी वो चली जाए। धीरे धीरे रास्ता है, टफ है, टनल है, बन गई। आज वही थे, आज वही सड़कों का जल जिसको अपग्रेड किया गया। तो नए प्रोजेक्ट क्या, नए प्रोजेक्ट होते कि नौजवानों को रोजगार मिलता। आपने यहाँ के जम्मू कश्मीर की विधवाओं की पेंशन बंद कर दी। क्या गवर्नर साहब को होश में नहीं आया? विधवाओं के और बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। 1943 का नाम कहीं पे कुछ नहीं। और कहीं जो बुजुर्गों को रेलवे छूट दी कि बुजुर्ग 60 साल के ऊपर को ट्रेन में सफर करे, 10 से 12 साल वाला बच्चा ट्रेन से सफर करे, उसको किराए में छूट दी। आपने देश की संपत्ति बेच के उनसे वो छूट भी ले ली। लगता है कि ये सरकार जो है वो बुजुर्गों के विरोधी है। ये सरकार युवाओं के विरोधी है कि 2 करोड़ नौकरी देने के बाद जुगनों की बरसात करती है और पकौड़े बनाने की सलाह करती है। किसान विरोधी है कि किसान कितने मार गए 2022 के बाद आमदन दोगुनी की कार्रवाई। और बात वो करते हैं जो ये किसान जनाब, ये जो सरकार है ये किसानों के खिलाफ भी है कि किसान इतने मार गए, वो एमएसपी सेटल करे। ये जवानों के खिलाफ भी है, अग्निवीर की योजना देते हैं 4 साल, वो तीसरी टर्म का वो मांगते हैं भाई लोगों हमें समर्थन दे दो, तीसरी बार सशक्त भारत बनाएंगे। तो नौजवान जो दान हथेली लेके दुश्मन का मुकाबला करता है उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता, उसको बेनिफिट नहीं मिलते और उसको 4 साल की नौकरी देते हैं। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों को। अब यह भी लिया, पहलवान भी सड़कों पे दिल्ली में जंतर मंतर दर दर की ठोकरें खाते रहे। आप पहलवानों के खिलाफ ही वो इससे सरकार है। तो ये सरकार किसान विरोधी है, पहलवान विरोधी है, जवान विरोधी है और छात्र विरोधी है। मैं कहता हूँ जम्मू के लोगों को बहुत गुस्सा है इसमें कि आपने 12th पास करने के बाद जम्मू कश्मीर के 3rd आप वहाँ पे बैठो, वहाँ पे एग्जाम दो। ये जब कश्मीर का कोई नहीं गया, ये 25 MLA बने जम्मू से हैं, MP जम्मू से बना है, जितेंद्र सिंह जम्मू से बना है। और यहाँ के जम्मू के बच्चे आप बताओ, हीरानगर हो, कठुआ हो या डोडा हो या रजौरी हो, पूंछ हो, रिफ्यूजी लोग हैं, इतना आमदन का जरिया नहीं, आप उनको जबरदस्ती भेजोगे। वहाँ आपने किससे पैसा लिया होगा उसको बाहर में 30 है। तो ये चीज़ें रिव्यू करने की ज़रूरत है। हम लोग महंगी लकड़ी लेते हैं और सस्ती देते हैं कि संस्कार कर पाए। बिजली महंगी लेते हैं, सरकार अपने अंधेरे में ना रहे, रोशनी में रहे। आप सलाल प्रोजेक्ट यहाँ पे सलाल प्रोजेक्ट फॉल क्यों है सर? हमारे लाल प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो उसके इर्द गिर्द के इलाके को बिजली फ्री होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी, पहली सरकारों ने भी नहीं की। नहीं, अभी तो पूरा फुल फ्लैश यहाँ पे आ गया ना। अब तो कई हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है, लेकिन बिजली फ्री हमने ये लोगों के ऊपर पहले मीटर के ऊपर दूसरे मीटर में थोपे नहीं। ये दूसरे मीटर अगर बोलते हैं कि पहले मीटर की रीडिंग ठीक है, तो दूसरे मीटर लगाने की तुक क्या है? जब ये दुनिया पागल है जो घर घर से सड़कों से निकल रही है, एक आदमी की बात हो।
जो आदमी 500 रुपये का बिल लाता है उसको 5,000 का बिल ला रहा है, बच्चा उसका बेरोजगार है। आप कैजुअल लेबर को तनख्वाह नहीं दे रहे, डेली वेजर को तनख्वाह नहीं दे रहे। आप जो मुलाजिम रिटायर होके आता है 35 लाख बनाते हैं, सरकार के आप बताओ जो 35 लाख की छोड़ो, 35 लाख मुलाजिम जब रिटायर होके आता है उसके बेटे देते हैं, मेरा पापा पैसे ले गया मेरे को सेटल करेगा, पैसा उसका 3 साल नहीं मिलता, ग्रेजुएटी उसकी नहीं मिल रही। तो ये सरकार है क्या है? जिन ठेकेदारों ने काम किया उनको 3-3 साल उनकी पेमेंट नहीं हो रही। आप बताओ छोटी रोटी करने के लिए हमारा सारा जम्मू कश्मीर की चीज सब गुजरातियों के हाथों में चलेगी। छोटा ठेकेदार जो काम करता है 10 लाख का, उसका प्रोजेक्ट बनाते हैं 50-200 करोड़ का, उस नेचर का काम होना चाहिए। यहाँ के वो आदमी है नहीं, बाहर से लोग आते हैं। का विषय है कि यहाँ का रोजगार छोटा हो या बड़ा हो, छोटे दुकानदार हो, यही बोलते थे कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं। यही बोलते थे कि रिलायंस स्टोर कोई नहीं आएगा, अब रिलायंस स्टोर आ गए, तो घर में बैठे जो दुकानदार वो तो खत्म हो गया। आपने मीटर्स की बात की ना, जैसे मीटर्स का काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, तो हम जैसे बिजली की चोरी बहुत होती है, वो आपने भी देखा है, तो मीटर भी अफोर्डेबल बनाए, बिजली अफोर्डेबल बनाए लोगों के लिए, साथ में चोरी भी कैसे रोकी जाए, बिकॉज ये कन्फ्यूजन होता है जो पूरा सेटअप ऐसे पूरा मिक्सड अप है, तो इसको आप कैसे खत्म कर सकते? सरकार में दे जिसके बाद सर आप जैसे हम आएंगे आप पत्ते खोल लेंगे, आपका क्या सर, जब हम पत्ते हमारे क्यों, हम आपका विजन क्या है? देखो लीकेज रोकनी है, लेकिन लोगों को भी देखना है कि उनके घर में रोजगार नहीं है। रूल ऑफ लॉ भी तो रूल ऑफ वो करे ना, प्रेयर करे, कौन रोक रहा है? बिजली चोरी के लिए कौन मदद कर रहा है? कोई नहीं मदद कर रहा। लेकिन उनको ये भी एमनेस्टी स्कीम दे दो, आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते हो, गरीब आदमी कहा जाएगा, कुछ ना कुछ छूट तो दे दो। पर बाहर की सरकारें जब चुनाव होता तो छूट देती है, 300 यूनिट फ्री, 500 यूनिट फ्री, तो ये सरकार ही कुछ कर दे ना। यहाँ पे अर्बन पूर पॉपुलेशन है, ये जम्मू कश्मीर बाकी स्टेट के तरीके से नहीं है। रिफ्यूजी है तो क्या सर आप पे ये भी ब्लेम लगता है आपने रोहिंग्यास को यहाँ जनाब, ये ब्लेम जो लगाया है उनको मैं आपको बता दूं, चोर मुचाए शोर, ये चोर मुचाए शोर। ये अब 1996 में रोहिंग्या आए, तब तो भाजपा के एमएलए थे, वाजपेयी साहब थे। मैं तो 2002 में आया हूँ, तो रोहिंग्या मैंने कहाँ बसा दिया? ब्लेम क्यों लगता है? नहीं वही बताते हैं जिनको कोई दुख नहीं, उससे कुछ नहीं फर्क। अब लोगों को पता चला उसका किराया कौन वसूल करा, बीजेपी के आदमी जिन्होंने जमीन में बसाए। अब उस पर आग भी लगी थी, कई लोग मर गए थे, तो उस पर शेड तो नड्डा साहब ने दिए थे, भाजपा साहब खुद आए थे, नड्डा शेड बना के दे दिए उनको। आप गए बठिंडी में देखो, यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद जाकर पानी के कनेक्शन दे गया। आप बताओ कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं समझता हूँ कि राजनाथ सिंह ने शब्द देने के बाद पहले कहा था रोहिंग्या को खतरा है, भाई आपने किसी एक आदमी को बाहर निकालो। रोहिंग्या 1996 में आए थे, ये भाजपा के एमएलए चौधरी प्यारा सिंह जी था, वाजपेयी साहब से ये सवाल वाजपेयी साहब से पूछे। अब भाजपा के जो लोग हैं वो मोदी के नाम पे बने, हिस्ट्री उनको पता नहीं हो, बच्चों के साथ बयान के आगे बील क्या बजाना, वो जाके अपने लीडरों से पता करे जनाब 1996 में कौन था। आपके प्रतिद्वंदी जो इस जम्मू हल्के से जुगल किशोर जी, आपके और ये भी ब्लेम लगता है कि आप उनका एक एक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं। अभी शेख शकील जी ने एक उनके जो नॉमिनेशन पेपर पे एक मिनट सवाल सर, और ये ब्लेम लगता है कि आप उनको एक्टिवली, आपको पता था तो आपने उसको काउंटर क्यों नहीं किया? उनकी नॉमिनेशन कैंसिल हो सकती थी, तो वो ब्लेम लगाते थे कि आप कन्फ्यूजन है उनके साथ। नहीं कन्फ्यूजन क्यों? हम सड़े, हम मैदान में लड़ाई सड़क की लड़ेंगे, छोटी छोटी चीजें में कहते हैं कि टिप्पणी नहीं करते। शेख शकील साहब ने कर दिया तो संज्ञान तो इलेक्शन कमिश्नर कर दिया। हाँ, वो कमिश्नर चुप क्यों हुए? पीके पॉल जी ने वो कर दिया, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर चुप्पी क्यों साधा हुआ है? मैंडेट उनके पास है वो लेकिन वो सवाल आपको क्या कहने में थोड़ी होगा, आप पॉलिटिक्स थोड़ी करेंगे। आप प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी हो तो मैदान में लड़ रहे ना, उसके खिलाफ प्रचार कर रहे हो। जरूरी नहीं होता कि आप किसी की छोटी चीटाकरी करें, जिनको है मैदान में करें। अब कई चीजें उसमें है, अब हमारी नेशनल पार्टी है, मेरी कोई एनजीओ नहीं है कि मैं उसके जब चुनाव लड़ रहा हूँ। इसकी गरिमा होती है और जब मौके आए हम बात भी करते हैं। लेकिन अब अगर ये बताओ कि इलेक्शन कमिश्नर के पास वीडियो वायरल हुई है, शेख शकील साहब ने बड़ा खुलासा किया, तो इलेक्शन कमिश्नर चुप क्यों है? नेक्सस किसका? अब जिनका नेक्सस यूं, आपका क्या है? हमारा क्या नेक्सस है? कार्रवाई होनी, आपका कहना क्या है? कार्रवाई होनी चाहिए ना। अब जो उन्होंने कर दिया, जब संज्ञान ले लिया तो चुप्पी क्यों उतार दे? कार्रवाई करें ना, वो तो कैंसिल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए कैंसिल, उसका राइट नहीं बनता वो चुनाव लड़े। जब चुनाव लड़ने का, जब इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस ले लिया पोले साहब ने, अब ये सवाल पोले साहब को पूछना है कि आपके इलेक्शन कमिश्नर की क्या गरिमा है? हमें पता है कि हम वहाँ पे बात करेंगे जहाँ पे सुनाई होगी। आप बताओ, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातें करते हैं। मैंने भी 48 मिनट स्पीच सुनी इलेक्शन कमिश्नर की, जब भाषण कर रहे थे 48 मिनट की स्पीच, गिरा हुआ ये शेड्यूल होगा, ये डेट होंगे। मैं एक नागरिक था, मैं टीवी में देख रहा था, शायद जम्मू कश्मीर में भी असेंबली की बात करेंगे। आप 26 बाई इलेक्शन कराते हो, 4 स्टेटों के असेंबली के इलेक्शन कराते हो, लोकसभा के इलेक्शन कराते हो, जम्मू कश्मीर में असेंबली की इलेक्शन की बारी है, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या हुआ? ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इनकी गारंटी सारी झूठी है।
15 लाख की गारंटी भी झूठी है, 2 करोड़ की नौकरी की गारंटी भी झूठी है, किसानों को MSP देना वो भी गारंटी झूठी है। भाई गारंटी तो वो है जो राहुल गांधी कांग्रेस ने दी, नरेगा की गारंटी 100 दिन का। देश का इस वक्त सबसे बड़ा नेता कौन है? मोदी जी और राहुल गांधी? हमारा तो राहुल गांधी है। और देश का, मैं देश का तो देश की बात कर रहा हूँ, आपको लगता होगा मोदी है, वो तो किस ढंग से कहा। मैं अपनी बात, मैं अपनी मानना, हमारे लिए तो एज ए न्यूट्रल, हमारे लिए राहुल गांधी है, नौजवान है, जिसने सड़क की लड़ाई ली, 6700 किलोमीटर 4700 किलोमीटर पैदल चला, कन्याकुमारी से कश्मीर तक करोड़ों जनता उनके साथ जुड़ी और किसानों की आवाज को बुलंद किया। वो दूरदर्शी थे, उन्होंने कहा भी कोरोना आ रहा है, मोदी साहब 6 महीने चुप रहे, जो गरीबों को दवाई देनी थी फार्म भेजते रहे, और उनकी बात वही होगी। राहुल गांधी ने कहा ये नोटबंदी जो कर रहे हैं इसमें अमेंडमेंट करेंगे, 150 से ज्यादा अमेंडमेंट कर दी। GST लगाया, उन्होंने बोला अमेंडमेंट करेंगे, उसमें भी 100 से ज्यादा अमेंडमेंट कर दी। किसानों से उन्होंने बोला माफी मांगेंगे, मोदी साहब ने माफी मांगी। तो रियल लीडर, वो विजनरी लीडर तो राहुल गांधी हुआ ना। पर सर विजनरी लीडर आपने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो एनालिस्ट वो कहते हैं कि इंडियन अलायंस ने कुछ देरी कर दी, फिर कांग्रेस पार्टी को लीडरशिप दिखानी चाहिए थी, थोड़ा जल्दी इसको पूरा गठजोड़। अपना मानना क्या, हमें उसकी कोई टिप्पणी नहीं करते। पार्टी जो लीडरशिप जो डिसाइड कर दिया, उन्हें अपने हिसाब से, उन्होंने ग्रुप बनाया तो लेट नहीं हो, उन्हें अपने हिसाब से सब वो ऑन बोर्ड लेके किया। आप देखो किसी ढंग से सब लोग, दिल्ली की लीडरशिप इकट्ठी है, नीतीश कुमार जी चले गए, एक आदमी जाने से कुछ नहीं, वो आया राम गया राम क्या होता है, हमें उसके कोई साथ नहीं। आप देखो ना बिहार में क्या रिजल्ट आ रहा है, आप देखो अखिलेश साहब कहाँ पे पहुंचे, ये दिल्ली में क्या होगा। ये अलाट है भाजपा के लोग, हमें कोई परेशानी नहीं है। केजरीवाल को जेल में डाल दिया, आप जिसको मर्जी डाले, कुछ भी आप सपोर्ट करते हैं। जो गलत है तो बताया, वो लोगों के सामने सबूत तो करे ना। फिर संजय सिंह को छोड़ भी देते, सबूत भी कुछ नहीं देता, तो साफ ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। डराने धमकाने की, जिनको डराते हैं धमकाते हैं, जो उनके काबे में आता है वो ठीक हो जाता है। जिनको महाराष्ट्र आपके सामने जिंदा मसाला है, एक पार्टी हो खरीद फरोख्त वाली बात यहाँ पे करते। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक मोमेंटम बना था और कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, लेकिन राजस्थान में और बाकी स्टेट्स में रिवर्सल हो गया। वो आप कई जगह पे रिवर्सल होगा। आप राजस्थान को ये भी देखो कि राजस्थान में 1 महीने के बाद बाई इलेक्शन हुआ और कैबिनेट मिनिस्टर को, क्या सचिन पायलट जी का उस टाइम पे थोड़ा सा पार्टी के अगेंस्ट, जो पार्टी के अगेंस्ट नहीं, उनका अपना मान था, पार्टी में इंटर डेमोक्रेसी होती है, और राजस्थान में 1 महीने के बाद लोगों ने उस कैबिनेट मिनिस्टर को हटा दिया। तो साफ दर्शाता था कि कहीं ना कहीं मिस यूज इन भाजपा के लोगों ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन किया है। आज हिमाचल वही है, वहीं पे हिंदू वोटर है, सबने बना दिया। और अनुराग ठाकुर की जहाँ पे बैठता है, दुनिया को संदेश देता है, खुद अपनी जमीन खिस गई। नड्डा साहब दुनिया को कांग्रेस की वो भाजपा को बड़ा दावा बोल करते अपनी सीटें वहाँ पे हार गई। तो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात नहीं, लोग इनसे तंग आ चुके हैं, तानाशाही की सरकार से तंग आ चुके हैं, महंगाई की मार से चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, बेरोजगार तंग है, और करोड़ों के लिहाज से कहा जाता था रोजगार देंगे, कितनी लाखों पोस्टें खाली है। देश की संपत्ति बेची जा रही है, और देश की संपत्ति बचाने वाले को आज हिंदुस्तान अगर बुलंदियों को छू रहा है, हवाओं को चीरता हुआ आगे जा रहा है, आर्मी की पावर बढ़ा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन। DRDO बनाया, क्या था हमारे पास, आज इतने 47 से लेकर 64 तक उन्होंने राज किया। स्वर्गीय इंदिरा गांधी पाकिस्तान के 2 टुकड़े गए। पर ये तो पार्टी जो लोकसभा में डिबेट्स हम सुनते हैं, पंडित नेहरू जी को काफी चीजों के लिए ब्लेम किया जाता है, तो क्या आपको लगता है नहीं कि हमारे जो इतने ब्लेम लीडर है, पहले प्रधानमंत्री, उनका जो मर्जी करे, भाजपा तो हर जगह पे उनका नाम मिटाना चाहती है। कुछ ने उनको इतिहास नहीं पता कि सरदार पटेल पहले मर गए थे या बाद में मरे। जो सरदार पटेल को बोलते थे प्राइम मिनिस्टर, पता तो उनको भी है, उनको पता नहीं। लेकिन मोदी साहब की तकरीर है, आप देखो, उनको पता नहीं था भाई स्वर्गीय पटेल पहले होता तो प्रधानमंत्री होता, वो उससे जा रही है। जम्मू कश्मीर अगर जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला नहीं होते तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता। अब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी की कंट्रीब्यूशन को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, उसकी भी कंट्रीब्यूशन है, जैसे देश के खातिर देश के साथ इलाज किया। विनय लीडर था, अपने अपने तरीके में उन्होंने काम यहाँ पे किया। अब वो प्राइम मिनिस्टर के तौर में उन्होंने काम किया। और शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के क्या सेशन था, हरि सिंह जी की तरफ से विलंबता हुई, और थोड़ी सी और देर होती तो कबायलों का अटैक यहाँ पे जिस ढंग से हुआ, वो जम्मू कश्मीर के लोग समझते, बाहर के लोग क्या समझते। क्या VP मेनन जी का रोल, सरदार पटेल जी ने अच्छा रोल निभाया, हमने अपने अपने तरीके से निभाया होगा, लेकिन जो सामने दिखाया था उस वक्त मौके पे जवाहरलाल नेहरू अगर फौज यहाँ पे नहीं भेजी तो जम्मू कश्मीर की स्थिति कोई और होती। राइट। सर, डिलिमिटेशन अभी कमीशन बैठा था, जस्टिस रंजना देसाई जी ने जो हेडेड किया था उस कमीशन को, तो काफ़ी पॉलिटिशियंस जम्मू खिते के या जम्मू कश्मीर के उसको डिनाई करते हैं कि उसको भी डिनाई करते हैं, और 2011 सेंसस को भी
बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ये मेरी पर्सनल राय है, पार्टी की नहीं हो सकती। सर आपके लेकिन मैं बिल्कुल किस बेसिस पे ये बात फ्रॉड होगा, बिल्कुल फ्रॉड किस बेसिस पे आप कह रहे हो? बिल्कुल मैं देखता हूँ, देखो 50,000 गुरेज की कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी कितने वोटर है, माता वैष्णो देवी की 50 है, टापोग्राफी नहीं देखी, और मेरी इस इलाके में पौने 2 लाख वोटर है, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के एक एमएलए को देते हो, आरएसपुरा को साउथ के साथ जोड़ दो, ये जस्टिफाइड है कोई? और यहाँ पे जोरी पूंछ की सीट को आप अनंतनाग से मिलाते हो, हमारा एमपी चुप रहा, जम्मू में आप एक सीट ही बढ़ा पाए, जरूरत ही इतने लाखों लोग जम्मू में हैं, जम्मू में सीटें बढ़ा देते ना, और आपको 2011 के सेंसस की करने की जरूरत क्या थी? किसको खुश कर रहे थे? 2026 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाओ, 2026 में कर दे, सब लोगों को हक मिलता, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते, सिख कम्युनिटी को भी मौका मिलता, रेफ्यूजी को भी मौका मिलता, कश्मीरी पंडितों को भी मौका मिलता, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी 1,80,000 की, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी 2.25 लाख की, तो ये जस्टिफिकेशन है, पैरामीटर नहीं देखे गए। सर पहाड़ी रिजर्वेशन अभी दी गई है, तालिब हुसैन है जो गुजर लीडर है, उन्होंने कहा है कि ये कम्युनिटीज़ के बीच में एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश है। बिल्कुल, हमें कहता है कि सबको ऑन बोर्ड लेके फैसला करो, ताकि कोई किसी का हक छीना आ जाए और दूसरे को जिसका वो मरूम न किया जाए, बराबर का तौर पे हो, इसमें कोई नाराज ना हो, बैलेंस तरीके पे करना चाहिए, सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेलिंग और पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट ना दिखाई दे, ये हमारा मानना है। सर एक आप पे एक ब्लेम लगता है कि जो प्रोफेसर एसके भल्ला वाला एक केस है, खसरा नंबर 781 वाला जो केस है, वहाँ पे कुछ स्टेट लैंड को डाइवर्ट, तो बताओ ना कौन कर रहा है, कौन रोका? हुकूमत इनकी, प्रशासन इनका, झूठी कंप्लेंट करते तो आउटपुट क्या निकला? 154 कनाल का कोई लैंड है, वो जो रिपोर्ट है मैं बता रहा हूँ। रिपोर्ट में आपने देखो ना, रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट का फाइनल देखो, उसमें हम कहीं पे आए नहीं है, हम कहीं आपका मतलब आप डिनाई करते हैं उसको? डिनाई किया था हमने, किसी को पूछा नहीं, आप इंक्वायरी करें, सारा कुछ करके उन्होंने फाइनल क्लोज भी कर दिया, है ही कहीं मेरी, अभी वो क्या खत्म है, सब जुड़े साहब या खत्म उनकी इंक्वायरी, अपने 10 जैसे से इंक्वायरी करा दी, कौन इनको रोक कौन रहा है बताओ ना? सर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन दिल्ली मार्बल मार्केट में भी कहाँ पे, किसकी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन? दिस इज व्हाट द रिपोर्ट किसी की होगी ना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, किसी का जाओ तोड़ दो, कौन रोक रहा है भाई? हम कानून के साथ है, राइट। जहाँ पे लगती है आपको तोड़ दो ना, आपने हाथ किससे बात है, कोई आपको फोन करेगा? तो जैसे जो ये जो इंजाम लगते हैं, मतलब आपको क्यों लगता है कि इनके तो प्रेशर मोटिवेटेड क्रिएट करने की रमन बड़ा कहीं नहीं जा सकता, रमन बड़ा कागज में है और आखिरी दम तक रहेगा। ओके, आपको लगता है कि मोटिवेटेड है सारे? को मोटिवेट कोई नहीं, बैठ के थक गए। ओके, अच्छा सर, अभी जैसे हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन है, ये जो कठुआ से लेके यहाँ तक रोड भी बन रहा है, काफ़ी इसमें डिले है, अखनूर तक हमारा जो रोड है 10 साल हो गए इसको बनते हुए। सो व्हाई इज दिस सो मच डिले? मतलब क्या इसके पीछे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, व्हाई इज दिस सो मच डिले इन दिस? अब डिले, मैन पावर इनके पास पटवारी नहीं है, कुछ नहीं है। अब रिक्रूटमेंट तो इन लोगों ने यहाँ पे लेनी चाहिए, जिससे काम हो। डिले नहीं होना चाहिए, इमीडिएटली होना चाहिए। लोग सफ़र कर रहे हैं, इमीडिएटली इन चीज़ों का निपटारा यहाँ पे होना चाहिए। सर आप अभी क्या उम्मीद करते हैं? अभी रिजल्ट मतलब पॉजिटिव देख रहे हैं? पॉजिटिव, पूरी 6 सीटें, पूरी 6 की 6 हम इंडिया ब्लॉक जीते। और सेंटर में क्या सोचते हैं? थोड़ा सा अगर आप तो फॉलो तो करते हैं, सेंटर में बदलाव होगा। जो आंधी यहाँ पे है वही आंधी हिंदुस्तान में हर जगह पे चल रही है। मतलब जो मोदी जी का जो वेव है खत्म हो, कई वेव नहीं चल रही, आप डिनाई कर रहे हैं उसको? बिल्कुल चलेगा। अब आप जम्मू कश्मीर के चुनाव देख लेना, तो स्टेटहुड मतलब वापस आएगी, तो आप जम्मू कश्मीर का अगला सीएम किसको देखते हैं? वो वक्त जब आएगा वो पहले तय करते हैं। फिर भी मतलब वो छोड़ो, जब एमएलए बैठेगा उसके बाद बैठ कर विचार होगा। तो अभी आपको लगता है कि जैसे अभी सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर की, जब भी बनेगी, तो जम्मू की जो लीडरशिप है उसको भी थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा अपने एजेंडे? ऑलरेडी सक्रिय है जब। लेकिन सर ब्लेम लगते हैं कि थोड़ा सक्रियता कुछ लेवल्स पे कम है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेवल की कोई बात नहीं। ओके, एंड सर आई मीन जैसे यू हैव बीन, मतलब आप पहले कॉलेज में स्कूल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे, तो आपका ये एक्चुअल में रुझान कैसे आया? आप स्कूल में जब थे वहाँ से अचानक से लीडरशिप के साथ हमारा नेचुरली सोसाइटी में राजीव गांधी से इंस्पायर हो गए हमने, उनसे उनका साथ। आप प्रेसिडेंट वगैरह इलेक्शंस कॉलेज वगैरह में लड़ते थे? इलेक्शन और लीडरशिप थी, और अग्रेसिव लीडरशिप थी हमारी। और तो पॉलिटिक्स में लेके कौन आया आपको? ये खुद ही आप खुद ही आए थे दोनों उसके। तो कांग्रेस की सीट से ही लड़े आप? कांग्रेस की सीट से। सर रमन भल्ला जी अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं? कुछ गाने वगैरह सुनते हैं, भजन सुनते हैं? मैं बस पूजा पाठ भगवान के जितना टाइम बच जाए उस भगवान के प्रति लगाते हैं, और वही मोल बनाता है और आगे बढ़ने।
चलो सर, हम उम्मीद करते हैं कि ये नतीजा आपके लिए बेहतरीन आए और आपका जो विज़न है जम्मू को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके, और हम उम्मीद करते हैं हमारा जो खित्ता है जम्मू का और जम्मू कश्मीर हमारी स्टेट है, तरक्की हो, यहाँ पे यूथ के लिए नौकरी मिले। सर कंक्लूडिंग आप कोई संदेश अगर देना चाहें एक लार्जर। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भाईचारे की ज़रूरत है। देश को इस समय की पुकार यही है कि हम सेकुलर फोर्सेस को मजबूती दें। जो हेटेड पॉलिटिक्स उसको कोई मंच ना दे, उससे कुछ नहीं निकलेगा। देश अगर मजबूत होगा तो मिलजुल के हर एक बरादरी का योगदान, जो देश की आज़ादी में जिन बरादरी ने सबने काम किया, मिलजुल के रहेंगे तो देश मजबूत होगा और ज़्यादा ताकतवर बन के निकलेगा। इस समय वही एक चाबी है, वही एक टूल है जिसके माध्यम से हम मुल्क को मजबूत कर सकते हैं। सबसे बड़ी चाबी देश को अगर डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकती है वो है भाईचारा। और एक जाते जाते यूथ जो नशे में जा रहा है सर, उसके लिए बिल्कुल नशे के खिलाफ तो आप तो हमेशा कहते हैं यस नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, ये हमारा नारा है और हम कंपेन कर रहे हैं। लेकिन बात की स्मृति, हम कंपेन करते हैं सरकार शराब और नशे की तरफ ज़्यादा दुकानें खोल रही है। उनको देखना चाहिए कि राशन डिपो खोलो। आप राशन डिपो, लाइब्रेरीज खुलनी चाहिए, लाइब्रेरीज खुलनी चाहिए, किताबों की तरफ खुले जाए, लोगों का रुझान हो, नौजवानों का रुझान हो, खेल के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा आप रेवेन्यूज दे दो। जो मेडल जीत के आता है उसको प्रोत्साहन करना चाहिए लोग इस तरफ। राइट। सो ये थे रमन भल्ला जी, जो जम्मू क्षेत्र से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रत्याशी हैं। इन्होंने अपना ओपिनियन डिस्कस किया, अपना व्यू पॉइंट डिस्कस किया जम्मू कश्मीर को लेके, टूरिज्म को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, जम्मू कश्मीर का फ्यूचर रोड मैप को लेके, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके। तो इसी तरह हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं रमन भल्ला जी का, उन्होंने अपने कीमती शेड्यूल में से हमें वक्त दिया। We will meet you with another champion, another achiever who has illuminated the path of youth. तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।